Hello everyone, welcome to our channel CKC Study Point. I am Rahul Roy, working as an assistant professor in AKT University. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग एंड ज्योमेटिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। और आज 2019-20 के पेपर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी अपडेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस हैं और इसका वेटेज है 20 मार्क्स। तो सेक्शन ए में हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर सेक्शन बी पे चलेंगे, फिर सेक्शन सी पे चलेंगे और उसके पूरे के पूरे पैटर्न को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज। और एक एक सेक्शन करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सर्वेइंग एंड लिस्ट इट्स प्रिंसिपल्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन होल सर्कल बेयरिंग एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम ऑफ बेयरिंग। दैट मीन्स डब्ल्यूसीबी और क्यूबी को वो डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन पेपर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट ट्रू बेयरिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सी है सेक्शन ए का, उसमें ट्रू बेयरिंग कैलकुलेट करना है ऑफ अ लाइन फॉर विच मैग्नेटिक बेयरिंग इज 46 डिग्री 34 मिनट एंड डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बस क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूं ताकि आप लोग क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ सकें। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिग्री ऑफ कर्व। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिपीट होता है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्मेनाक एंड एफिमर्स डेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ। मींस अर्थ के किसी भी पॉइंट की पोजीशन को ऑब्टेन करने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हमें चाहिए, वो ये क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन जी इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चन बता रहा है। Question H is, differentiate between principal point and nadir point. Question I is, what do you understand by image classification? And question J is, differentiate between active sensor and passive sensor. यहाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर के बीच का डिफरेंस बताना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैं आप लोगों को वन बाय वन सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इस वीडियो में आप बने रहिए शुरू से अंत तक। और सेक्शन बी के क्वेश्चंस एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एकेटीयू पूछता है। सो नाउ वी मूव टू द पार्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी पार्ट में हम देख रहे हैं कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रैवर्स का है, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है करेक्टेड बियरिंग, जिसमें हमें लाइन की वैल्यू दी है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की वैल्यू दी हुई है और इसकी मदद से हमें एक ट्रैवर्स बनाना है, फिर हमारी बियरिंग्स को करेक्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज, डिफाइन द टर्म वर्टिकल कर्व एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूनिट 2 का है, कर्व से है और बहुत ही अच्छा यूनिट, इंटरेस्टिंग यूनिट है कर्व। तो मैं आप लोगों को इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। क्वेश्चन सी है, व्हाट आर ऑब्जेक्ट एंड फील्ड बेस्ड मॉडल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर एंड रेस्टर फॉर्मेट्स। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर्थ इज, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरियल कैमरा विद द हेल्प ऑफ नीड स्केच। जहां फ्रेंड्स फोटोग्रामेट्री का ये क्वेश्चन है। ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन एंगल ऑफ टिल्ट एंड एंगल ऑफ स्विंग। तो इन दोनों एंगल्स के बीच का हमें डिफरेंशिएशन बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ई इज, व्हाट इज एन आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम। मीन्स आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग को हमें एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन इट। तो हमें इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन हमें करने हैं आउट ऑफ 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं हमारे।
नाउ हम लोग को सेक्शन सी को देखते हैं एक बार। सेक्शन सी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सेक्शन सी में हमें 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करना होता है और अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, इस 2 क्वेश्चन में 1 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है थर्ड में, फिर सिमिलरली 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन एंड सो ऑन। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉन्टूरिंग। फ्रेंड्स ये कॉन्टूर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्टूर पे, और एक बार आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस को एक बार ओवरव्यू कर रहे हैं। इस सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे, और जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन बी है कि डिफरेंट पॉइंट्स का एलिवेशन दिया हुआ है और हमें आरएल कैलकुलेट करना है। यहाँ देख सकते हैं कैलकुलेट आरएल, क्वेश्चन लंबा है, तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको उसी टाइम पे इसको मैं रीड करके एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बस आप लोग ओवरव्यू कर लीजिए, या अगर आपको रीड करना है तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं हम लोग। enlist various linear method of setting out simple circular curve। यहाँ पे ये कर्व का क्वेश्चन है जो कि यूनिट 2 है। कर्व से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कि सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। क्वेश्चन बी इज एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कर्व विच इज फ्रॉम यूनिट 2, एंड हमें डिराइव करना है इंट्रिंसिक इक्वेशन फॉर आइडियल ट्रांजिशन कर्व। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को कराने वाला हूँ वन बाय वन। आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से लेके अंत तक, और अगर आपको डिटेल में क्वेश्चंस पढ़ना है तो इस वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ इज अटेम्प्ट एनी टू पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ए और बी 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन हमें करना है। अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ए है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस एंड स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ ईडीएम। जी हाँ फ्रेंड्स, ईडीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन बी जीपीएस का है। व्हाट इज जीपीएस? एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर्स इन जीपीएस। मतलब जीपीएस में कितने तरह के एरर्स आते हैं उसको हमें एक्सप्लेन करना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 हमारा है डिराइव एक्सप्रेशन टू ऑब्टेन स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। ये यूनिट 4 से है फ्रेंड्स, वर्टिकल फोटोग्राफ यूनिट 4 में है, तो इस पे न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा इस वीडियो में ही। क्वेश्चन बी है डिराइव पैरेलैक्स इक्वेशन। फ्रेंड्स ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो के अंतर्गत। अगर इस वीडियो में वो क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो सीरीज है ये हमारी, AKTU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो सीरीज आएगी हमारी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी अपडेटेड वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 कहता है एक्सप्लेन डिफरेंट स्पेक्ट्रल क्लासेस, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन बी है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इमेज एनहेंसमेंट, डिस्क्राइब लीनियर एंड नॉन लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट प्रोसेस। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस यूनिट 4 और यूनिट 5 से बन रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाए। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। क्वेश्चन को मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया है, अब एक एक क्वेश्चंस को हम लेंगे और उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करते चलेंगे। और अगर आपने क्वेश्चंस को ढंग से नहीं देखा है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देखें, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, वहां पे हम आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के लिंक में आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इसी वीडियो के पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप उसका प्रिंट आउट लेके भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन में बहुत ही आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन सर्वेइंग एंड
लिस्ट इट्स प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर सर्वेइंग को डिफाइन करना है और उसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना है। तो देखते हैं। सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स और लाइन on, above or beneath the surface of earth by means of direct or indirect measurement of distance, direction and elevation। मतलब सर्वेइंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के सरफेस के नीचे इस पे हम डिटरमाइन करते हैं बाय मींस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। इसके थ्रू जो हम डिटरमाइन करते हैं उसके रिलेटिव पोजीशन, उसी आर्ट को हम सर्वेइंग कहते हैं। तो आई थिंक आपको सर्वेइंग की डेफिनेशन समझ में आ गई है। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रेम होते हैं। तो एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स दो होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। यहाँ फ्रेंड्स वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट नाम से ही क्लियर है कि किसी भी आउटर चीज यानी होल से हम पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकेंड इज location of a point is obtained by measurement from 2 points of reference। that means किसी भी पॉइंट की लोकेशन को पता लगाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस चाहिए, यानी कि कोई भी दो चीजें चाहिए जिससे हम अपने पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन पता करेंगे। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इन दोनों प्रिंसिपल में क्या है। फर्स्ट वन इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब इसको हम डिटेल में देख रहे हैं फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मेजर कंट्रोल पॉइंट्स और बाउंड्री लाइंस, यानी कि जो मेजर कंट्रोल पॉइंट हैं और बाउंड्री लाइंस हैं ऑफ अ सर्वे एरिया आर प्लॉटेड विद हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि उस आउटर बाउंड्री को हम हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ मार्क करेंगे। एंड देन with their reference minor details are plotted। Second point is it is done to minimize the chance and size of error। फ्रेंड्स ऐसा हम क्यों करते हैं? हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अगर हम आउटर बाउंड्री को मार्क करके इनर बाउंड्री की तरफ चलेंगे तो हमारा चांस ऑफ एरर मिनिमम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आउटर बाउंड्री को हमने मार्क करा है, इन आउटर बाउंड्री को मार्क करा, फिर उसकी मदद से हम माइनर डिटेल्स यानी उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उसके तरफ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बिल्डिंग का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो मान लीजिए एक बिल्डिंग का ये एरिया है, प्लॉट एरिया है। तो सबसे पहले हम इन चारों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। उसकी मदद से हम इस पे एक पूरा का पूरा एरिया बनाएंगे जो कि आउटर बाउंड्री है। ये हमारा आउटर बाउंड्री कहलाएगा। और फिर इसकी मदद से इसके रेफरेंस से हम उसके अंदर यानी इनर डिटेल्स को मार्क करते जाएंगे कि कौन सी डिस्टेंस कितनी होगी, कहाँ से कहाँ तक हमें जाना है, अंदर की लोकेशन में हमें क्या क्या चीजें बनानी है। सो नाम से ही क्लियर है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब पूरे एरिया को मार्क करेंगे फिर हम पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। Now we will talk the another concept. Location of a point is obtained by measurement from 2 points of reference। यानी कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन को पता करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए। According to the definition, according to this principle, the relative position of a point to be surveyed should be located by measurement from at least, यहाँ at least पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कम से कम 2 पॉइंट हमें चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द पोजीशन ऑफ विच वी हैव ऑलरेडी बीन फिक्स्ड, जो कि ऑलरेडी फिक्स किया गया हो। अब इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कंसेप्ट हमारा क्या कहता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने पॉइंट आर की लोकेशन का पता लगाया है। हर डायग्राम में हमने आर की लोकेशन का पता लगाया है। तो हमें 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस हर बार जरूरत पड़ा, यानी कि P और Q, यहाँ 2 लेंथ हमने लिए, यहाँ हमने एक लेंथ लिया, एक एंगल लिया, यहाँ हमने एक एंगल लिया, एक लेंथ लिया,
यहाँ हमने दो एंगल की मदद से पॉइंट आर को कैलकुलेट करा, यहाँ हमने एक एंगल और एक लेंथ की मदद से पॉइंट आर को कैलकुलेट करा। बेसिकली हमने हर बार दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस को यूज किया किसी थर्ड पॉइंट आर को लोकेट करने के लिए। सो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इज मेजर्ड by at least two measurement. Now the next question is differentiate between whole circle bearing and quadrantal bearing. Whole circle bearing यानी कि WCB और quadrantal bearing यानी कि QB. Quadrantal bearing को हम लोग कई बार reduced bearing भी कहते हैं. So now read the definition of whole circle bearing. The horizontal angle made by a line with magnetic north in the clockwise direction is whole circle bearing of the line. यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ से जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम होल सर्कल बेयरिंग कंसीडर करते हैं। ओनली द मैग्नेटिक नॉर्थ लाइन इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस लाइन। हाँ फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नेटिक नॉर्थ ही लेंगे। दो नॉर्थ होते हैं, एक होता है ट्रू नॉर्थ और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, बट वी हैव टू कंसीडर विच वन? वी हैव टू कंसीडर द मैग्नेटिक नॉर्थ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम द रेफरेंस लाइन इज ओनली टेकन। यानी कि जो एंगल की वैल्यू लेंगे वो हमेशा हम क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज ही कंसीडर करेंगे हम होल सर्कल बेयरिंग के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 26 डिग्री, 121 डिग्री, 245 डिग्री और 350 डिग्री। यानी इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 360 के बीच मानी जाती है और ली जाती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ होल सर्कल बेयरिंग। नाउ वी विल डिस्कस क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्वाड्रेंटल बेयरिंग को जैसा कि मैंने आपको बताया था रिड्यूस्ड बेयरिंग भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय अ लाइन विद द मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ, यानी कि इसमें मैग्नेटिक नॉर्थ या साउथ दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, विच एवर इज क्लोजर। यानी कि जो भी क्लोजर होगा, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अगर यहाँ पे एक लाइन है तो क्लोजर कौन सा हुआ? साउथ से क्लोजर हुआ, तो ये वाला एंगल हम लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन है तो नॉर्थ से ये क्लोज हुआ तो ये वाला एंगल लेंगे। सो विच एवर इज क्लोजर फ्रॉम द लाइन इन द ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कोई लाइन इधर है तो हम वेस्टवर्ड लेंगे, ये लाइन इधर है तो हम इसको ईस्टवर्ड ले रहे हैं, तो दोनों ही डायरेक्शन में हम ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेंटल बेयरिंग। Both magnetic north and south lines are considered as reference line in quadrantal bearing system. Quadrantal bearing system में north और south दोनों को ही हम reference line के तौर पे use करते हैं। Both clockwise and anti-clockwise angle from reference line is only taken. यानी कि हम WCB में सिर्फ clockwise लेते थे, quadrantal bearing में हम clockwise और anti-clockwise दोनों लेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नॉर्थ 26 डिग्री ईस्ट, यानी कि नॉर्थ से हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा 26 डिग्री का लाइन फॉर्म हो रहा है। साउथ 59 डिग्री ईस्ट, यानी कि साउथ और ईस्ट के बीच में हमारा 59 डिग्री बन रहा है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। आप इसे देख सकते हैं एक बार वीडियो पॉज करके, और इसके नीचे मैं आप लोगों को डायग्राम की मदद से भी बताने वाला हूँ। यहाँ आप लोग डायग्राम देख सकते हैं क्लियरली। The first one is whole circle bearing, second one is quadrantal bearing। तो आप ये पहले वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक है, यानी कि 0 से स्टार्ट हमने करा और एंगल मूव करते करते हम 360 तक गए। किसी भी जगह हमने लाइन लिया तो वहाँ हमने एंगल कहाँ से मेजर किया? नॉर्थ से। किसी भी जगह हमने लाइन लिया तो वहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से मेजर किया। आप डायग्राम में देख सकते हैं अलग अलग लाइंस की एंगल वैल्यूज हैं, बट क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या है, हम लाइंस को मेजर कर रहे हैं विच एवर इज नियरर टू नॉर्थ और साउथ। जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन है तो इस वाली लाइन की हमने क्या करी, साउथ 15 डिग्री ईस्ट, और हमने मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज। जबकि ये वाली जो लाइन है जो मैंने अभी मार्क करी है उसको नॉर्थ 66 डिग्री ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का ये एंगल है, और हमने कहाँ से मेजर किया? नॉर्थ से। यानी कि जो भी लाइन नियरर होगी नॉर्थ या साउथ से वहां से हम मेजर करेंगे, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ
होल सर्कल बेयरिंग एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो आप इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग। हमें क्या निकालना है? ट्रू बियरिंग की वैल्यू ऑफ अ लाइन फॉर विच मैग्नेटिक बियरिंग is 46 degree 34 minute and declination is 5 degree 38 minute east। हमें ट्रू बियरिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, और मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू दे दी है और डिक्लिनेशन की वैल्यू दे दी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन। अगर ईस्टवर्ड होता है डिक्लिनेशन तो, अगर डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक बेयरिंग की वैल्यू कितनी थी? 46 डिग्री 34 मिनट और डिक्लिनेशन की वैल्यू थी 5 डिग्री 38 मिनट। सो द एडिशन ऑफ दीज टू बेयरिंग इज 52 डिग्री 12 मिनट। आपको मैं इसी क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से बताता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एजम्पशन है डायरेक्शन का, ये हमारा नॉर्थ है जिसको कि हम लोग ट्रू नॉर्थ बोलते हैं। तो आपको पता है कि हमारा इधर ईस्टवर्ड होता है और इधर वेस्टवर्ड होता है, ये हमारा साउथ डायरेक्शन है। यहाँ पे डिक्लिनेशन की वैल्यू कितनी है? 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। तो ईस्ट है यानी कि इस तरफ लाइन हमारा कहीं ना कहीं है इस डायरेक्शन में, ये हमारा हो गया 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। ये हमारी डिक्लिनेशन की वैल्यू हो गई। और आपको पता है कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच के एंगल को ही हम डिक्लिनेशन बोलते हैं। सो बेसिकली ये वाली लाइन हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ हो गई, और मैग्नेटिक नॉर्थ से जो भी लाइन की वैल्यू होती है उसे हम मैग्नेटिक बेयरिंग कहते हैं। दैट इज अगर इस लाइन से ये वाली एंगल की वैल्यू है तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक बेयरिंग, ये थीटा की वैल्यू हो गई मैग्नेटिक बेयरिंग। तो इस थीटा की वैल्यू मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी है? 46 डिग्री 34 मिनट, और डिक्लिनेशन की वैल्यू कितनी है? 5 डिग्री 38 मिनट। तो हमने क्या किया, हमें निकालना था ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग ट्रू नॉर्थ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल होगा, तो ऑब्वियसली ये ऐड हो जाएगा। इसी जगह पे अगर हमारा डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड रहता, यानी कि डिक्लिनेशन यहाँ ईस्ट की जगह क्वेश्चन में वेस्ट कर देता, तो कहीं ना कहीं डिक्लिनेशन इस तरफ आता, तो हम इस डिक्लिनेशन की वैल्यू को माइनस कर देते टोटल वैल्यू में से, तो हमारा डिक्लिनेशन निकल जाता। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ईस्ट है, इसीलिए हमने क्या किया, सिंपली ऐड कर दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्लिनेशन की वैल्यू दी रहती है तो हम ट्रू बियरिंग या मैग्नेटिक बियरिंग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चंस उससे बाहर नहीं मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फोन करके सीधा मुझसे आप बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिग्री ऑफ अ कर्व। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ कर्व का मतलब आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ कर्व को समझने से पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से कुछ समझाना चाहता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन को रीड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए ये एक सर्कल है और इस 2 पॉइंट में हमने कट लगाया, तो ये एक आर्क बन गया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क बन गया, और ये 2 पॉइंट सेंटर पे जो लाइन बनाएंगे वो रेडियस आर की वैल्यू हो गई। यानी दोनों रेडियस के बीच जो एंगल बना उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कर्व, यानी कि उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, डिग्री ऑफ कर्व। इसका आप डेफिनेशन रीड करते हैं, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय 100 फीट आर्क। मान लीजिए ये जो सर्कल है एक 100 फीट का आर्क है, ये इसकी जो डिस्टेंस हो गई मान लीजिए 100 फीट है। कभी कहीं कहीं किसी बुक में ये मीटर में होता है तो 30 मीटर होता है, बट फीट में बात करेंगे तो 100 फीट। तो इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय 100 फीट आर्क अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व। तो ये कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल होगा और इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वही हमारा डिग्री ऑफ कर्व कहलाता है। इट इज द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ कर्व। शार्पनेस ऑफ कर्व का क्या मतलब है, मान लीजिए ये कोई रोड है और सडन ये मूव कर गया, यहां से लेके यहां तक कितना शार्प है ये, वो चीज बताता है डिग्री ऑफ कर्व।
एंड फ्रिक्वेंटली यूज इंस्टेड ऑफ द रेडियस। रेडियस के जगह पे हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व टर्म को यूज करते हैं इन द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। नाउ द नेक्स्ट concept in this degree of curve is degree of curve is directly related to the radius, यानी कि डिग्री ऑफ कर्व हमारा किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी रेडियस को हम जब सेंटर पे मिलाएंगे तो जितना डिग्री वो दोनों रेडियस के बीच का एंगल बनाएगा वही हमारा डिग्री ऑफ कर्व है। इसके बीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, d इक्वल्स टू 1720 अपॉन r। तो ये रिलेशनशिप पूछता है, ये वैल्यू आप याद रखें, और अगर आप इतना एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और ये सीरीज हमने स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ AKTU के यूनिवर्सिटी पेपर्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें फ़ोन करके बताया था कि सर आप वीडियोज़ लाइए AKTU यूनिवर्सिटी पेपर्स की। तो ये सीरीज़ हम ला रहे हैं, स्पेशली अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो इसीलिए हम ये सीरीज ला रहे हैं आप लोगों के लिए। तो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा इस सीरीज में, इवन अदर सब्जेक्ट अदर ब्रांचेस के भी हम टीचर्स को हायर करके इस पे डिस्कस करवाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि सारी अपडेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू सो मच।